केसरी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं एडवोकेट प्रदीप रापड़िया जी। आपका इस डिबेट है आज की, केदारनाथ का एक सेडिशन पे फैसला आता है, विनोद दुआ का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे बीच में एडवोकेट प्रदीप रापड़िया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और ये हमेशा किसान आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका भी रही है। और इसी के साथ हमारा पिंक धरना, जो हमारा बीबीसी से लेके और पूरा बीबीसी के हाई नहीं हर एक सोशल मीडिया में आज पहला ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट का धरना खेड़ी साध रोहतक से। और हमारे पास एक ब्यूरोक्रेट टर्न टू एक्टिविस्ट डॉक्टर बलारा। वेलकम टू इन दिस शो डॉक्टर बलारा जी। नमस्कार नमस्कार जी। और एक सेडिशन का चार्ज भुगत चुके और युवा किसान आंदोलन में एक बड़े चेहरे हैं दीपक हुड्डा, जो एक्स गैलेंट्री हीरो हैं हमारे देश के। कल उन्होंने अपना पूरा सर्विस पीरियड किया और किसान आंदोलन में आज ये दूरी बन के हमारे बीच में है। तो हुड्डा साहब का भी, इस दीपक फौजी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं शुरुआत करता हूँ ये अपना एडवोकेट साहब से सीधा सवाल से। 1962 में एक फैसला आता है वकील साहब, उस फैसले में बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि आपका राइट टू क्रिटिसाइज, यानी कि आर्टिकल 90 और 21 से लिबर्टी और राइट टू एक्सप्रेशन से उसको जोड़ के देखा गया। उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं और आप कोई कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, कोई भी अपने विचार का आप संप्रेषण कर सकते हैं, लेकिन आपके किसी भी कमेंट से, आह्वान से कहीं बड़ा कोई हिंसा ना होनी चाहिए, कोई पब्लिक डिसऑर्डर उससे नहीं टूटना चाहिए। लेकिन उसके इतने सालों बाद तक आज तक कोई लगातार, जैसे हमारे दीपक फौजी पे केस दर्ज किया गया और इसी तरह से यूपी में जहां कोविड पीरियड में सूखी रोटी के साथ, नमक के साथ जो रोटी सर्व की जा रही थी, योगी सरकार ने किया। और 3 न्यूज चैनल सैटेलाइट उड़ीसा के, तमिलनाडु के, वो बंद कर दिए गए। और 2 पत्रकार हैं अभी भी जिन पे अभी ये मामला, किशोर चंद्र वांगखेमचा और कन्हैया शुक्ला। भले ही ये बड़ी खबर है विनोद दुआ के लिए, तो इतना लंबा समय निकल गया वकील साहब। अब ये मांग होती है कि प्री कॉलोनियल लॉ, क्या इस डेमोक्रेटिक देश में यदि हम अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते तो क्या हक है हमें? इस आजादी का क्या मायने रहता है? एडवोकेट प्रदीप रापड़िया। हाँ जी। जो आर्टिकल 19(1)(a है अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो पहले से फंडामेंटल राइट है। जहां तक अब वाली विनोद दुआ जजमेंट की बात है, वो पहले भी कानून था। और मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये मिसनोमर है कि ये जो जजमेंट है सिर्फ पत्रकारों के लिए है। ऐसा नहीं है। पत्रकारिता तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइन भी नहीं है पत्रकारिता। ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। और ये जजमेंट जो है हम सबके लिए है जो पत्रकार नहीं भी हैं। उसकी यानी कि जो रीजनिंग है, जो लॉ सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो लॉ सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। पहली बात। दूसरी बात, आजादी के कोई मायने इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि अगर आपको बोलने की जो है एक बेसिक प्रवृत्ति है, मैं आपको अगर वुमेन टेंडेंसी टू एक्सप्रेस देयर डिजायर्स, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है आपने, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक फैसला आया था और इमरजेंसी के बाद कई पत्रकार, खुशवंत सिंह और कई पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको केस किया था सेडिशन को। तो तब ये हो गया था कि जो आपके इंडिविजुअल राइट है एक्सप्रेशन, उसी को लार्ज करके प्रेस या मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूब जो आज प्रचलन है, वो उसी को यूज करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग सेगमेंट नहीं है। तो इसमें आप रोशनी डालिएगा कि जो 10 से एक कमेटी बनाने का इसमें सुझाव डाला था पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के 10 साल से पुराने पत्रकार उनको इम्यूनिटी दीजिए। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर्स के लिए, जैसे गांगुली की एक कमेटी बनी है, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट गया था, तो हर मामले में कमेटी पर स्क्रूटनी नहीं इजाजत दी जा सकती, लेकिन उन्होंने उनके राइट उनको बिल्कुल अपहोल्ड रखा है। उसके बारे में जरा रोशनी डालिए। देखिए, जहां तक ये स्पेसिफिक
कमेटी बनाने की बात है, ये दलील जरूर दी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो पहले डॉक्टर्स पे एफआईआर से पहले एक स्क्रूटनी होती है, वो पत्रकारों के केस में भी की जाए जिनकी 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि ये जो है लेजिस्लेचर का डोमेन है और जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कि एक तरफ से कि लेजिस्लेचर के लिए इशारा है कि वो इस मामले पर जो है कानून बना सकते हैं जो है। और तो खास वकील तौर से साहब देखिए इसमें आज के guideline- एक मिनट में कहूंगा, आज के डेट में जो है हर व्यक्ति पत्रकार है। जैसे कि अब आप हो, हमारा जो ये चैनल है, ये बेशक आप जो ट्रेडिशनल जो मीडिया है हमारा जो, यानी कि या जो चैनल है रेप्यूटेड है, उन्हीं को पत्रकार नहीं है। आज की डेट में मैं भी पत्रकार हूँ, अगर सोशल मीडिया के थ्रू अपनी जर्नलिज्म कर रहा हूँ। और पत्रकारिता क्या है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बताऊं कि बैकग्राउंड जो है मेरी भी मास्टर्स है, एमए है इसमें मास कम्युनिकेशन में। तो मैं बताऊं कि पत्रकारिता सिर्फ न्यूज जो देना है या जो अपने व्यूज हैं वही तो पत्रकारिता है। पब्लिक को जो है अपने व्यूज बताना और अपने जो एक्सप्रेस करना अपने आप को, तो वो किसी भी माध्यम से कर सकते हैं डिजिटल मीडिया से। और डिजिटल मीडिया जो है आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी जो है एक रियलिटी होने जा रही है। हालांकि मैंने कल ही एक लीगल नोटिस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को। सरकार जो है इस माध्यम के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसमें तो आप एड बंद करके वो बंद करके कंट्रोल कर रहे थे ट्रेडिशनल मीडिया को, तो डिजिटल मीडिया काबू नहीं आ रहा था। अब इस पे क्या कर रहे हैं कि एक चैनल है हरियाणा तेज, जो कि जिसके बारे में कल नोटिस दिया था, उसमें हुआ क्या कि उसने न्यूज डाली कि हिसार में जो आंदोलन हुआ उसका फूटा कैथल में, किसानों का गुस्सा फूटा कैथल में। तो इस बात पे जो है यूट्यूब ने ये कहते हुए चैनल बंद कर दिया कि ये मेडिकल इंफॉर्मेशन की पॉलिसी को वायलेट करता है, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन। तो हम हैरान है कि इसमें मेडिकल की तो कोई बात ही नहीं थी, तो किसान आंदोलन की बात हो रही थी। मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि कोविड से रिलेटेड आप गलत भ्रामक बातें फैला रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें सरकार का हाथ है। सरकार के इशारे पे कोई ना कोई बहाना लगा के, क्योंकि उनकी कैटेगरी में ही नहीं आता होगा ये बंद करना, किस कारण से बंद करें, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था कि बंद करने, तो उसमें डाल दिया मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में। तो हो सकता है कि जो हम कर What is the impact? What is the impact of this decision on the pending cases of this? हाँ, उस पे जो पेंडिंग केसेज है, नेचुरल सी बात है कि लॉ जो है, रेशियो जो है वो सिंपली एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये कोई नया डिसीजन नहीं है। जो केदारनाथ का डिसीजन है उसी को एक्सपेंड किया है कोर्ट ने जो है, तो प्रिंसिपल वही है। तो इसलिए जो पेंडिंग केसेस में भी जो है एक्यूज्ड को सभी को बेनिफिट मिलेगा। और मेरा एक आप लोगों से भी सुझाव, और मैं भी करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि जितने केसेस पेंडिंग है उसकी लिस्ट आप मुझे दें, और उस पे फिर जो है 2 अथॉरिटीज को हम लिखें। एक तो लिखें डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन को जो है, और दूसरा लिखें डीजीपी को, और उनको बोलें कि इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट जितने भी सिटीजन केसेस हैं उनको रिव्यू किया जाए, और रिव्यू करके जो है डायरेक्टरेट प्रोसिक्यूशन और हरियाणा पुलिस मिलके फैसला ले कि ये कौन से केसेस ड्रॉप हो सकते हैं इसमें जो है। और तो वकील ये हम करेंगे। इसको थोड़ा सा इलाज कर सकते हो पिक्चर को आप। यही रिक्वायरमेंट अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम दिल्ली से अभी सभी स्टेट के अगर चीफ सेक्रेटरी को और जो होम जो सचिव होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम को देखते हैं स्टेट की, उनको 7 प्रिंसिपल जिन्होंने दोबारा रिवाइज किए हैं इसमें, जो अपने ये जस्टिस ललित की और जस्टिस विनीत शरण की जो बेंच थी, तो जो 7 प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस दी हैं, इन पे अभी तक कोई सर्कुलर या कोई ऑर्डर संबंधित गृह विभाग को चला जाए और वो सभी राज्यों को चला जाए, क्योंकि ये तो एक नेशनल इश्यू है। देखिए ये कोशिश जो है सिटीजन्स को ही करनी पड़ेगी, हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट से मत उम्मीद करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो जिस टाइम केस रजिस्टर किया था उस टाइम भी पता ही था कि ये गलत कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है? क्योंकि उसमें क्लियर जो है ना, एक मैं आपकी बात अभी सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि किसी बयानबाजी से हिंसा होती है, वो भी सिटीजन नहीं है। सिटीजन कब है कि जब आप बोलते हो कि हथियार उठा लो, ये कर लो, वायलेंस के लिए आप जो है मोटिवेट करते हो। मैं कहता हूं कि किसानों का समर्थन करो, और समर्थन के चक्कर में वायलेंस हो जाए तो ये सिटीजन थोड़ी ना हो गया जो है। और ये जो अभी प्रॉपर्टी वाला लॉ आया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी पड़ेगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन
इस प्रॉपर्टी लॉ को भी जो है दिस हैज टू बी सीन इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट। ये लॉ भी जो है दैट इज, आप शायद क्षतिपूर्ति मुआवजा कानून की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट जो अभी इन्होंने पास किया है, that has to be seen in the light of this judgment also, and we will see, I'm working on that. अभी मैं डॉक्टर बलारा साहब के पास पहुंच रहा हूँ। बलारा साहब, एक चीज साफ निकल के आई है कि हरियाणा के एक चैनल को इसलिए बंद किया जाता है कि कोविड की कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीके के कोई डाटा के बारे में रूमर्स ना हो, कोई मेडिकल टेक्निक या कोई ऐसी बाधा ना बने जिससे हवा फैले कहीं पे, तो वो खाली उसको कोविड से मैनेजमेंट को लेकर, इससे कोविड में तो सभी चैनल सोशल मीडिया के बंद कर दिए गए थे। और इसमें जो बड़ी चीज अपने सामने की है, इसका इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग पर्सपेक्टिव में किया जाता है। तो आंदोलन में इस तरह के प्रयोग आप देखते आए हैं, स्वयं पे भी भुगतभोगी हैं। तो ये इतिहास रहा है हमारा, आजादी के इतिहास में सरदार पटेल पे भी लगा, हमारे कॉलमनिस्ट पे भी लगा, कार्टूनिस्ट पे भी लगा। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं लोकतंत्र के अंदर जो है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए दो चीजों को बहुत अहम मानता हूँ, जिसमें से पहली चीज जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर लोकतंत्र के अंदर भी बोलने की आजादी नहीं है तो ऑटोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में कोई फर्क नहीं बचता है। और बहुत बार कोर्ट ने पहले भी बहुत बार फैसला दिया है और बहुत अन्य अलग अलग केसों में ये कहा है कि वी शुड रिस्पेक्ट द डिसेंट वोट ऑल्सो। अगर लोकतंत्र की बेहतरी चाहते हैं तो हमें उसके जो विरोध में जो सुर उठते हैं उनको सुनना और समझना पड़ता है। और जहां तक बात सोशल मीडिया की है, मैं कल का आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, परसों का शायद, ये स्क्रीनशॉट आपको मैं अकाउंट वार्निंग है, ये मेरा अकाउंट है फेसबुक का। ये उस टाइम का है जब यहाँ स्टेज पे रागनी चल रही है और रागनी जो है वो ना मोदी विरोधी है ना और कुछ है, एक भजन है। उस टाइम मैं उसको लाइव कर रहा हूँ और मुझे अकाउंट वार्निंग मिलती है कि यू आर वायलेटिंग द कम्युनिटी स्टैंडर्ड। तो ये हाल हो गया है कि जैसे अभी रापड़िया जी ने बताया कि खबर कुछ और है कि कैथल में फूटा गुस्सा और वो मेडिकल जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ उसको दिखा के उसको बंद कर रहे हैं। तो ये सही बात है, जैसे वकील साहब ने कहा कि कोई भी चीज इनको समझ नहीं आ रही है कि जनता का रोष, जनता का गुस्सा, तो जनता की संतुष्टि किस बात से हो, वो बल्कि जनता का मुंह बंद करने पे लगे हुए हैं। एक कर्मचारी अगर फेसबुक पे ये लिखता है कि 26 तारीख की जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उस कर्मचारी की नौकरी छीनने की नौबत आ जाती है। मुझे ऐसे में ये लगता है कि इस देश को धीरे धीरे डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ ले जाने की एक मुहिम, एक षड्यंत्र चल रहा है। लोगों को अगर थोड़े से बोलने पे गलत चार्जेस लगा के, सेडिशन के चार्जेस लगा दे, नौकरियों से निकाल दे, तो बाकी लोगों के अंदर इसका एक डेटरेंट इफेक्ट होता है कि लोग डर जाते हैं कि फला आदमी तो बहुत मशहूर था, उसने ऐसा किया तो उसके साथ ये हो गया। तो धरनों पे आप देख रहे हैं कि लोग इस डर से आना बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है गलत चार्जेस लगा के लोगों को, मतलब उसने वो काम नहीं किया, वो ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम ऑफ दैट काइंड, और वो उसके ऊपर धाराएं गलत लगा रहे हैं। कभी जो है उसके ऊपर षड्यंत्र रचने की है। अब मेरा केस ले लीजिए, मैं कर तो रहा हूँ किसान का समर्थन, और मेरे ऊपर जो रूल लगता है, जो बाय लॉ यूज किया जाता है, वो सरकार के खिलाफ साजिश है। सरकार के खिलाफ साजिश ये लोग कर रहे हैं जहाँ पे एमपी और जो एमएलएज हैं, इनको खरीद फरोख्त करके सरकारों को तोड़ने का काम तो ये लोग करते हैं। इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन एक कर्मचारी अगर किसी आंदोलन के अपनी राय तो उसको जो है माना जाता है। तो मेरा ये कहना है कि देश को ऑटोक्रेसी की तरफ ले जाया जाए। तो बलारा साहब, जो आपने बताया 120 का जिक्र किया है, शायद आपने कॉन्स्पायरेसी का है, लेकिन उसमें कोई एक्ट या ग्रुप एक्ट एक्टिविटी, कोई ऑफेंस, वो भी तो विजिबल होना चाहिए। और मैडम धरने से जुड़ गई हैं गीता अहलावत जी। गीता अहलावत जी, आप अकेले कारवा आप लेके निकले, आप अकेले चले थे मंजिल की तरफ और कारवा जुड़ता चला गया। तो आपके धरने का जो ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन की एक बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट से, कि आपको अपना विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अपना व्यू रखना, उस पर एक मोहर लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये ठीक है, वकील साहब ने कहा कि इसको जब तक इम्प्लीमेंटेशन वो सिविल, हमारी लाइबिलिटी है सिविल अवेयर सिटीजन की, इसको एज इट इज ग्राउंड पे लागू करें। तो इस पे आप करने को कितनी गति मिलेगी, एक बार जरा बताएं। गति तो जी बढ़ती जा रही है और गति अब कमजोर पड़ने वाली नहीं है।
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और संख्याओं का आंकड़ा आप देख सकते हो कि दोगुना चुगुना होके ही चल रहा है। तो अब ये जो है स्थिति बढ़ती जाएगी और बहुत तेज गति से जो है आंदोलन रफ्तार पकड़ेगा। हाँ जी, दीपक फौजी जी के पास आते हैं। हाँ जी, दीपक फौजी भाई। जी डॉक्टर साहब। आप पे एक मामला दर्ज किया गया सिर्फ सोशल मीडिया पे ओपिनियन दिखाने के लिए, और बतौर सबूत पे एक सीडी तैयार की गई। सीडी जज साहब ने भी खुद देखी। दे वर मिसिंग ऑफ द कंटेंट व्हाट दे अलाइज इन देयर ऑफेंस। जो सेक्शन उन्होंने किए थे उनके लिंक्स अगर कंटेंट देखे जाएं उनसे मैच ही नहीं करते थे। नतीजा कि आज तक ना कोई चार्जशीट बना पाए ना इस तरह। तो ये क्या डेटरेंट रह गया? क्या ये जो इस तरह के कानून है सिर्फ डराने के लिए रह गए क्या? ये जो थोड़ी देर पहले अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर जबल आरा ने बताया है कि देश डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है, और उसका ये शुरुआत नहीं हुई है, ये उसको मध्यम तक लेके आ चुके हैं। बहुत पहले से इनकी प्लानिंग थी, एक एक चीज को दबाना, एक एक चीज के ऊपर अपना प्रेशर बनाना। अभी जो चीज सबसे बड़ी इनके लिए बाधा बन रही है ना, वो थी ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ भी बोलते हो, ये अपना ही अलग कोई कानून लेके आते हैं कि उस पे, जैसे अभी कल डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैं सिर्फ एक रागनी दिखा रहा था, हो सकता है उस रागनी में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड आया होगा जिसका कि ये लोग आधार बनाएंगे, जबकि वो आधार बिल्कुल निराधार होगा, उसका कोई आधार नहीं मिलेगा, निराधार होगा वो इनका आधार तो ये बनाएंगे। लेकिन फिर भी ये लोग उसको ना लंबा खींचेंगे उस केस को। अभी मेरे केस को 3 से 4 महीने हो गए, अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं है मेरे नाम पे, और ना ही होगी। नवंबर तक चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते ये लोग। मैं कन्फर्म पूरे उसके साथ करूं, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि जो इन्होंने आधार बनाया था, एक देशद्रोह का आधार बनाया था मेरे ऊपर। देशद्रोह कैसे लगा सकते हैं ये? अगर मैं किसानों के लिए बोल रहा हूँ, भाई किसान के बच्चे, हम फौज में तो बाद में गए थे, पहले है तो किसान के बच्चे। अभी फौज से आने के बाद अगर हम किसान की आवाज उठा रहे हैं, दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब को निकाला गया है, उनको भी इसलिए निकाला गया है कि उन्होंने किसानों के लिए लिखा था। अगर किसानों के लिए लिखना और बोलना गुनाह है, तो इसका मतलब तो देश की 80% आबादी है वो गुनाह कर रही है। इनको सबको जेल में डाल देना चाहिए। इनके पास कोई आधार नहीं होता ये केस बनाने का। अगर ये बोलते ना आधार है, कोई भी आधार नहीं इनके पास। कोई एक आधार दिखा दो। ये जो ये लोग सोशल मीडिया पर बैन लगाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं या किसी का अकाउंट बंद करते हैं, इनके पास कुछ भी ऐसा आधार नहीं है। इसके लिए सोशल मीडिया पर ही आवाज उठेगी ना, तब जाके बात बनेगी। वो आवाज सबको उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये एक एक करके करते हैं सारा काम। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे उड़ा साहब, जैसे रवि आजाद हैं, विकास सिसर है, आज FIR बड़ी जिक्र है FIR 133, तो उस FIR के साथ जो वकील साहब ने इशारा दिया है क्षतिपूर्ति मुआवजा कानून, यानी कि कोई बोल देता है सोशल मीडिया पे, कोई शामिल होता है, यहाँ तक कि लीगल प्रोटेस्ट भी उसमें लिखा गया है, और वो तीनों रेमेडी से उठाया गया है, उसमें क्रिमिनल भी, लॉ ऑफ टोर्ट भी और क्वासी जुडिशियल भी। एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की है कि कोई प्रोटेस्ट ही न रहे। तो आपको संभावना लग रही है कि विकास सिसर, रवि आजाद, विकल्प प्रचार को ये जिस तरह से आप MLA माफी के बाद अपना केस वापस ले लेता है, लेकिन सरकार अभी तक वापस नहीं ले रही, जबकि वहां थाने पे लोग बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बड़ी साजिशों की तरफ ये बढ़ रहे हैं? बड़ी साजिश तो ये है सर कि जो आंदोलन हमारा दिल्ली में चल रहा है, इसको डाइवर्ट करने का एक काम जो चल रहा है ना, या टोहाना में चल रहा है, ये उसको डाइवर्ट करने के लिए चला हुआ है। अगर कोई ये समझ रहा हो कि इसमें किसानों की या किसान नेताओं की कोई गलती है, पूरी का पूरा ये ताम झाम ये सरकार कर रही है, समझ लेंगे। कल ये लोग बोल देंगे हम इनको रिहा कर देंगे, इनकी जमानत हो जाएगी कल सोमवार को। उससे पहले अगर जितना जल्दी लोग समझ के अपना ध्यान दिल्ली पे लगा लेंगे ना, उतना ही अच्छा है। सरकार की जो साजिश हो फैल हो जाएगी अगर अपना ध्यान दिल्ली पे लगा लेंगे पूरा का पूरा। नहीं तो अगर ये डाइवर्सन है, ध्यान रखते हैं तो आना पर ध्यान रखेंगे तो सरकार जो साजिश रच रही है वो सफल हो जाएगी। हाँ जी डॉक्टर बलारा, डॉक्टर बलारा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो क्षतिपूर्ति का मुआवजा का बार बार जिक्र हो रहा है कि धरने में कोई शामिल हो, कोई कॉल करे या उसमें साजिश, क्योंकि कंप्लेंट कोई भी किसी पुलिस अपने 1-2 आदमियों के नाम डलवा सकती है, और उसमें आपकी वीडियो फुटेज पे जिसके आपकी वजह से कोई एक्टिविटी है, तो इससे आप कैसे निपटेंगे इस तरह के? देखिए ये जो है ना स्पेशली अभी तो इस आंदोलन तो क्षतिपूर्ति का तो इन्होंने इनके हिसाब से जिस तरह से इन्होंने लिखा है, रापड़िया जी और भी प्रावधानों पे बताएंगे,
3 व्यू देखे हैं सर वाला इसमें। केस है या और भी है, तो यहाँ पे तो आदमी जो है 2 या 3 नहीं थे, तो फिर जितने लाखों लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं, क्या उन सब के ऊपर सरकार मुकदमा बनाएगी? एक सवाल मेरा और भी है जिसपे मैं प्रदीप जी से टिप्पणी चाहूंगा कि जो नियम है, विभाग का नियम है हमारे का, कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट होनी चाहिए। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है सरकार से, तो एक आदमी की जो रेपुटेशन के अंदर डेंट लगा, जो सोशल डेथ हो गई, क्या उसका सरकार को या विभाग को मुआवजा नहीं देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको सरकार के खिलाफ साजिश के लिए निलंबित किया, और उसके ऊपर चार्जशीट जो है दायर नहीं हो पा रही है किसी भी तरह से? ऐसा नहीं कि डिले है, उन्होंने 4 बार चार्जशीट दायर करने की कोशिश की, लेकिन लीगल ओपिनियन ये रहा कि इसमें कोई भी क्राइम जो है वो साबित नहीं होता है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब कोई भी एक्ट या ओमिशन मेरे पार्ट पे ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ मुझे दोषी माना जाए, तो क्या मेरी सोशल जो डेथ हुई है, तो डिफेमेशन का केस सरकार पे, विभाग पे नहीं बनता है? क्या मुझे जो है इसके लिए कोर्ट में नहीं जाना चाहिए? या मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनकी बदनामी हुई है कि निलंबन है? क्योंकि जब तक चार्जशीट दायर नहीं होती है, मैं तो लोगों को ये जवाब भी नहीं दे सकता कि मैं गबन के आरोप में सस्पेंड हुआ हूँ, छेड़छाड़ के आरोप में, मॉरल टर्पिट्यूड में सस्पेंड हुआ हूँ, या किस बात पे, क्योंकि मेरे पास जो आरोप पत्र है वो भी नहीं आया है। उससे पहले जो नोटिस होता है, शो काज नोटिस, वो भी सर्व नहीं किया गया। शाम को 7 बजे घर पे जो है निलंबन के आदेश भेजे जाते हैं, और कोई आपका ये नहीं बताया जाता कि आपने का एक्ट या ओमिशन है क्या जिसके लिए आपके ऊपर वो लगा है। हाँ, एडवोकेट रापरिया, आपने 3 इश्यू सुने होंगे। एक सोशल मीडिया फेसबुक पे एक्सप्रेशन पे केस लगता है, एक वो खाली एक घटना को निंदनीय बताते हैं उन पे लगता है, तो चार्जशीट में उसके कंटेंट के बनते, तीनों व्यू आए हैं आप लोगों के पास। तो आप क्या देखते हैं इसमें कि अगर कोई इस तरह का कोई डीएसपी एसपी सरकार के फोन पे आगे भी इस तरह के सेडिशन केस लगाता है, तो वो जैसे आपके उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के क्या लायबल होगा? डिस्टर्ब हो रही है जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बात है। एक फेसबुक पे कोई एक्सप्रेशन होता है तो उस पे फौजी भाई पे केस लगा दिया जाता है सेडिशन का। दूसरे बलारा साहब का एग्जाम्पल निकल के आता है, उन्होंने घटना पे खाली अपना एक दुख प्रकट किया था, उसको निंदनीय बताया था, तो 90 दिन में वो चार्जशीट नहीं हुई और उस पर कोई एक्ट और ओमिशन कह रहे हैं कि प्रूव भी नहीं होता। तो जिस तरह से जो ये गंभीर धाराओं के केस हैं, सेडिशन है, और बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि देशद्रोह और पब्लिक डिसोबेंस और राजद्रोह ये तीनों अलग अलग मामले। देखिए, जहां तक लारा साहब का सवाल है कि भाई डेफेमेशन दोनों तरह की हो सकती है, क्रिमिनल भी फाइल कर सकते हैं और सिविल भी। सिविल जो है बेसिकली कॉम्पनसेशन के लिए होती है, अर्जेंट डैमेजेस के लिए, और क्रिमिनल जो है जिस अधिकारी ने शुरू किया प्रोसेस जो उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन उसमें सैंक्शन गवर्नमेंट की मिलती नहीं है, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, तो इसलिए डैमेजेस का तो ये डाल सकते हैं, और डेफेमेशन का जो है वो इनका राइट है डालने का जो है। और जहां तक सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप बोलते हो, खासतौर से जो ये क्षतिपूर्ति कानून है, इसके ऊपर जो है बड़ा, क्योंकि उसमें 2 बातें बड़ी खतरनाक हैं जिसपे मुझे बाकी एक्ट में मुझे दिक्कत नहीं लगती है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि एक्ट की जो है ठीक है काफी सारी बातें, लेकिन उसमें 1-2 प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि एक तो लिख दिया कि चाहे आप लॉफुल पर्पज से कर रहे हैं कोई मीटिंग जो है, और जो उसको जो है लॉफुल को जो मोटिवेट करेगा, इंस्टिगेट करेगा, या जो उसको सपोर्ट करेगा, मान लो कि अब हम सारे मिलके जो है 5 लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे करने के बाद में कोई मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं और उस पे कोई इंसिडेंट दिल्ली में हो जाए इसी बात को लेके, तो हम सब 5 रिस्पॉन्सिबल उस एक्ट में बनते हैं, प्रॉपर्टी वाले कानून में। अब मान लो कि हमारे गांव में जैसे में होता क्या है, मान लो कि जो है कोई शराब का ठेका गांव में खुल रहा है, अब उसको जो है बंद करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मान नहीं रहे, ठेकेदार नहीं मान रहा, तो अपने नोरे में बैठक में पंचायत करते हैं, और पंचायत के बाद जो है ये फैसला लेते हैं भाई कल जो है ट्राली भर के अपन डीसी ऑफिस जाएंगे, उनको ज्ञापन देने जाएंगे भाई ये ठेका गलत खुल रहा है, हमारे लड़कियों के स्कूल के पास में है, जो लड़कियों को परेशानी होगी, तो महिलाओं को लड़कियों को परेशानी, इसके लिए हम चाहते हैं। और मेरे घर पे मीटिंग हुई है, मैं डीसी ऑफिस में गया भी नहीं, वहां पे जाके कोई शरारती तत्व, मान लो कि जो शराब का ठेके वाला ही है, वो 2 आदमी अपने घुसा दे और पत्थरबाजी कर दे, वहां पे आग लगा दे ऑफिस में, तो उसमें ना सिर्फ भाग लेने वाले
जिसके घर में बैठक में नोरे में बैठक हुई थी वो भी, और मैंने चंडीगढ़ बैठे जो है फेसबुक पर उस पर लिखा था भाई जल्दी से जल्दी जो है डीसी ऑफिस पहुंचो, शराब के ठेके के ऊपर नाजायज हो रहा है महिलाओं के साथ में, तो वो भी जिम्मेवार हैं। तो अब तो इस सुप्रीम कानून पावर के सुन, हाँ जी, अब क्वेश्चन ये है कि अब जो कानून आ गया, जो मैं लाइक करता हूं, मैं बयानबाजी करता हूं, वो देशद्रोह तो नहीं है, समझिए आप बात को, वो देशद्रोह तो नहीं है, लेकिन मैं जो क्षतिपूर्ति कानून है उसमें मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ। यानी कि हद की बात है कि जो देशद्रोह जैसी बात है उसमें तो मैं फॉल नहीं करता और आपके इस कानून में फॉल कर जाता हूँ। तो इसलिए जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट को हमें देखना होगा कि कितना तो क्या वकील साहब डीके बासु केस की तरह इसकी जो सेडिशन के मामले में कोई पुलिस ऑफिसर किसी सत्ता के इशारे पे कोई मामला दर्ज करता है किसी आंदोलनकारी पे, तो उस पे क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगी? अगर डीके बासु की वायलेशन में है तो नेचुरल सी बात है। कल का इंसिडेंट मेरे को किसी ने दी ट्रिब्यून की फोटो भेजी है कि उसमें भी पिपली कांड की तरह जो है सिविल ड्रेस में पुलिस वाला अटैक कर रहा है, तो उसी केस में मैं जल्दी ही कंटेम्प्ट कर रहा हूँ, अपने वाले जो पहले वाला मेरा केस था उसी के अंदर। तो ये जो सेडिशन है और जो राजद्रोह देशद्रोह और सब इसमें डिफरेंस है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि राजद्रोह देशद्रोह दे आर द डिफरेंट थिंग्स। नहीं देखिए, सबसे मोटी सी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें फॉल करेगा सेडिशन में, जब तक कि आपके एक्ट कंडक्ट से वायलेंस नहीं होती है, देसी भाषा में कहें तो कोई हिंसा नहीं होती है, कोई वो नहीं होती है, तो वो सेडिशन का केस बनता ही नहीं है। केदारनाथ का केस हो चाहे अब इसका विनोद दुआ का केस हो, दोनों में एक ही बात है। हाँ जी, सेवरल एग्जांपल्स लेड इन योर आईज एडवोकेट साहब, यूपी में देखे आपने, कार्टूनिस्ट में देखे आपने, दिशा रविश पे आपने देखे, कितने केस हैं जो इसके? ये बात ये है ऑफिसर वायलेशन करता है, वही मैं कह रहा था। नहीं देखिए, अगर केस दर्ज करने से तो किसी को जो, अगर पुलिस अपनी मिसयूज पे आती है, सरकारें मिसयूज पे आती हैं, तो मिसयूज का तो देखिए कोई समाधान नहीं है आपके पास जो है। उसके बाद जो है रेमेडीज हैं जो है, सिर्फ जो है तो क्वेसिंग में जा सकते हैं, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट आ सकते हैं, वो सारी चीजें तो हैं। लेकिन आप कहो कि भाई कोई रेस्ट्रेन जो है पुलिस के ऊपर ही लग जाए कि एफआईआर दर्ज ही ना हो, मुकदमा ही दर्ज ना हो, तो उस पे तो कोई एज सच कोई समाधान नहीं दिखता है। आप उसके बाद कर सकते हो कि कुछ भी करो जो है। तो ये क्लोजिंग रिमार्क्स निकल के आए हैं इसमें कि कोई भी अगर सत्ता के इशारे पे कोई भी इसमें आईपीएस डीएसपी या कोई भी आईओ अगर इस तरह का विदाउट कंटेंट इसको फ्रेम करता है, तो जैसे डीके बासु के फैसले की कंप्लाइंस के अगेंस्ट अगर कोई जाता है तो वो कंटेम्प्ट लायबल होता है। ऐसे ही विनोद दुआ का केस भी भविष्य में उम्मीद करते हैं कि लागू होगा। और जितने भी पुलिस अधिकारी आज संविधान से देश चलता है, अगर वो उसको साइड में रख के किसी राजनेता को संविधान से ऊपर वरीयता देते हैं, तो अगर उसमें कोई अगर कोर्ट में पहुंच गया तो उनके लिए भी बड़ी खासी मुसीबत होने वाली है। और आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हैं, अब उन्हें सेडिशन से इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है जितना क्षतिपूर्ति मैं एक बात मैं हमारी जो तरफ से हमने ड्राफ्ट है कि भाई एक पिटीशन जो है डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को और डीजीपी को मैं भेजूंगा कि भाई जितने भी केसेस हैं वो इस जजमेंट के लाइट में जो है उनको रिव्यू करें। तो हो सकता है जितने भी केसेस हैं वो गवर्नमेंट के, और उसके बाद हम फिर हाईकोर्ट जा सकते हैं अगर केसेस को रिव्यू नहीं करते हैं। तो आप जितने भी हमारे आज के मेहमान थे, वकील साहब ने बहुत इसमें क्लैरिटी दी, एक्सप्लेन किया उसका कि किन सर्कमस्टांसेज में आज ये ट्रेवल कर रहा है और कहाँ इसका लॉजिकल एंड होना चाहिए। दीपक भाई ने बताया कि ये डाइवर्जन है, डेटरेंट है, करने की जरूरत नहीं है। और बलारा साहब तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क है पूरे सिविल सोसाइटी के सामने, जो एक प्रायवाची है मोदी का सिस्टम पे ही चुनौती है जिसपे 90 दिन में कोई चार्ज नहीं बनता। ऐसे ईमानदार अफसर अगर जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी इतनी समझते हैं कि आज भी वो एक महिला एम्पावरमेंट के लिए चुपचाप अपना समर्थन दे रहे हैं और न्याय से उम्मीद करते हैं कि न्याय बिल्कुल जैसा दिखता है वैसा लागू भी हो। इस चैनल को जो भी लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक
सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, और आगे हमें किस टॉपिक पे आगे अपनी डिबेट करनी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। आप लोगों का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय किसान। जय किसान डॉक्टर।